मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। तो बाजार की उथल पुथल में एक निवेशक के बिहेवियर के बारे में भी पता चलता है कि वो अपने म्यूचुअल फंड निवेश का क्या करता है। तो ऐसे में अगर हम पिछले 6 महीनों का या पिछले 9 महीनों का म्यूचुअल फंड का डेटा खंगाल के देखें तो हमें एक म्यूचुअल फंड या उस म्यूचुअल फंड के निवेशक के बिहेवियर के बारे में क्या पता चलता है, ये आज हम समझेंगे डिटेल में। हमारे साथ है खास मेहमान। सबसे पहले परिचय करा दे, अनंत लड्ढा हमारे साथ है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। अनंत, बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू स्वाति, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी एंड मुझे शो पे बुलाने के लिए भी। ऑलराइट, तो हम अनंत से क्या शो में चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे चढ़ते बाजार में म्यूचुअल फंड निवेशक क्यों रोक रहे हैं अपना निवेश। बाजार में उथल पुथल तो क्या निवेश रोकने में है भलाई। अनिश्चित बाजार में निवेश को लेकर क्या हो आपकी रणनीति। साथ ही बाजार में तेजी, क्या शेयर बाजार में एंट्री का है ये सही वक्त। तो अनंत, ये जरा बताइए कि जो हमने ट्रेंड देखा है पिछले कुछ महीनों का, उसमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने पैसे निकाल लिए अपने फंड से। तो इस ट्रेंड को देखकर जो नंबर्स भी हैं, जो एम्फी भी हमारे सामने लेकर आती है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड के जो अपने जो निवेशक है उनके अपना भी डेटा है, इन नंबर से क्या समझ में आता है? स्वाति जी, जब हम पहले ये नंबर देखते हैं ना और नेट फिगर्स देखते हैं, हमें रियलाइज होता है कि म्यूचुअल फंड से रेगुलरली पिछले 6 महीनों से पैसा निकल रहा है। रफली नवंबर में देखते तो पता चलता है 17,000 करोड़ से ऊपर का पैसा नवंबर में निकला है, अगर हम इक्विटी और हाइब्रिड को मिला दे तो। उसी के साथ साथ अगर हम कंपेयर करें इसे मार्च से, तो हमें दिखता है कि मार्च में कहीं ना कहीं 9,000 करोड़ के आसपास का इनफ्लो आया था। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ नेट फिगर्स पे देखें तो ये पिक्चर काफी अच्छी लगती है। हमें रियलाइज होता है कि इन्वेस्टर कहीं ना कहीं मैच्योर्ड हो गया है। उन्होंने मार्च में तो इन्वेस्ट किया था जब मार्केट करेक्ट हुआ था। अब फाइनली जब मार्केट बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट बुकिंग या रिडम्पशंस कर रहे हैं। बट ये हो रहा है नेट फिगर्स की बात। एक्चुअल कहानी हमारे सामने आती है जब हम ग्रॉस फिगर देखते हैं। देखिए, नेट फ्लोस पता चलते हैं इनफ्लोस माइनस आउटफ्लोस से। जब हम इनफ्लोस और आउटफ्लोस को अलग अलग देखने की कोशिश करते हैं ना, अब हमें एक्चुअल पिक्चर सामने आती है। हमें क्या रियलाइज होता है, अभी नवंबर में रफली 35,000 करोड़ के ऊपर का रिडम्पशन हुआ है म्यूचुअल फंड से। और ऐसा नहीं कि मार्च में कुछ कम हुआ था, मार्च में भी ऑलमोस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट के आसपास 25,000 करोड़ से ऊपर का पैसा निकला था। इससे ये रियलाइज होता है कि रेगुलरली म्यूचुअल फंड से पैसा निकल रहा है, बट मार्च में कुछ ऐसे स्मार्ट प्लेयर भी थे जिन्होंने इन्वेस्ट भी किया था और वो भी अब फाइनली आज के दिन पैसा निकाल रहे हैं। तो जब हम इस डेटा को देखते हैं, हमें रियलाइज होता है कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से थोड़ा बहुत विश्वास हटा है। इसका कारण की तरफ जाए ना हमें, तो सबसे पहला कारण तो कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि पिछले 10 साल में, एक डेकेड में कभी भी इन्वेस्टर ने 25% से ऊपर का करेक्शन देखा ही नहीं है। और जो फेब और मार्च में आया था, वो पहली बार ऑल ऑफ अ सडन इतना शार्प करेक्शन और इतना बड़ा करेक्शन आया था। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के दिमाग में डिसबिलीफ है, जिसकी वजह से रेगुलरली रिडम्पशंस हम रेगुलरली देख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मार्च में नहीं हुआ था, मार्च में भी हुआ था और अभी भी रिडम्पशन हो रहा है। एक एग्जांपल से लेने की कोशिश करें, मार्च और फेब में क्या हुआ था, 100 रुपए का पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं 70 रुपए का हो गया था। तो इन्वेस्टर को लगा कि यार अभी तो मैं नहीं निकाल सकता, थोड़ा सा बढ़ जाए फिर निकालता हूं। जैसे ही 90 रुपए हुआ, उन्होंने कुछ निकाला, कुछ ने 100 पे निकाला और 120 पे तो काफी इन्वेस्टर्स निकालने के लिए आ चुके हैं। और ये हमें डेटा में साफ साफ दिख रहा है। एब्सोल्युटली, काफी इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं अनंत, जिससे देखकर हमें समझ में आता है कि इन्वेस्टर का बिहेवियर पिछले 6 महीने में स्पेशली क्या रहा है। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो हमने पूरा एक डेटा समझा, ये जो बिहेवियर हमने जाने और पहचानने की कोशिश की, इसमें तो एक साफ बात है अनंत कि नो पेन नो गेन। तो इस पेन वर्सेस गेन के माहौल में निवेशकों को डर क्या सता रहा है? देखिए, हमेशा क्या होता है, जो हमें गेन से जो प्लेजर मिलता है ना, वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू जब लॉस होता है और जब उसका पेन होता है। हमें लॉस जब होता है ना, जो उसका पेन होता है, उसकी यादें हमेशा रहती है। और साथ ही साथ अगर एग्जांपल से बात करें ना, इसको समझाने की एक बड़ा ही रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, उससे हमें क्लियर होगा कि हमारे इन्वेस्टमेंट में बिहेवियर कैसे हो रहा है। सपोज करते हैं कि मैंने आज बहुत कुछ अच्छा किया है, मैंने कुछ अचीव किया है, मैंने एक कार बाय करी। फॉर एग्जाम्पल आज i20 मैंने बाय करी, मुझे प्लेजर हुआ है क्योंकि मुझे कुछ गेन हुआ है, उसको मुझे कहीं ना कहीं दिखाए। क्या मैं सेकंड टाइम i20 बाय करूंगा तो मुझे सेम टाइम का प्लेजर होगा? शायद सेम टाइप का ना हो,
मैं सेकंड टाइम कुछ और भी बेटर और अपग्रेड करने की कोशिश करूंगा। मुझे सेम प्लेजर और सेम खुशी के लिए कुछ एक्स्ट्रा चाहिएगा सेकंड टाइम। थर्ड टाइम शायद मुझे कुछ और एक्स्ट्रा चाहिएगा और मैं और कुछ लग्जरी कार की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। उसी की जगह अगर पेन की बात करें ना, अगर सपोज करते हैं एक सॉकेट था जहां पे मुझे करंट लग गया और मुझे एक बार पेन हुआ, सेकंड टाइम मैं गलती से उस सॉकेट की तरफ जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो जो पेन है, एक बार पेन हुआ सेकंड टाइम होता है तो वो ज्यादा दर्द देता है। आज के दिन इन्वेस्टर्स के दिमाग में कहीं ना कहीं जो फेब और मार्च में उनको पेन हुआ था पोर्टफोलियो के डाउन होने से, उसकी यादें बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो सेम टाइप ऑफ पेन लेने के लिए रेडी नहीं है। और इस पे एक और जो चीज ने जिसको इसको और एग्रेवेट कर दिया ना, वो ये हुआ कि फेब और मार्च में लॉकडाउन भी हुआ था, काफी लोगों की सैलरीज भी इंपैक्ट हुई थी, एट द सेम टाइम पोर्टफोलियो भी इंपैक्ट हुआ था। मतलब दो चीजें एक साथ इंपैक्ट हुई थी। आज के दिन उनका पोर्टफोलियो तो रिकवर कर गया है, बट सैलरीज शायद या इनकम शायद उतनी रिकवर नहीं करी है। तो इन्वेस्टर क्या सोच रहा है कि मुझे दोहरी मार तो पड़ी थी, जो एक एटलीस्ट रिकवर हो गया उसको तो मैं सेव कर लूं, कहीं ऐसा ना हो वहां पे भी करेक्शन हो जाए और मुझे वापस से कहीं ना कहीं लॉस लेना पड़ जाए दोनों ही जगह पे। ये फियर का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से, हमारे गोल से बहुत ज्यादा दूर कर रहा है इन्वेस्टर को, और ये हमें समझना पड़ेगा। एब्सोल्युटली आनंद, लेकिन ये कहीं ये नई सही स्ट्रैटेजी तो नहीं है, बिकॉज मार्केट में उतार चढ़ाव तो होता ही रहेगा। कई ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने काफी सारे उतार चढ़ाव मार्केट के देखे भी है, 2008 भी उन्होंने देखा है, 2020 भी उन्होंने देखा है। तो एक उतार चढ़ाव का एक पूरा एक साइकिल कई निवेशकों ने समझा है। तो सही स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए फिर? बिकॉज अगर कई निवेशकों ने इस डेटा के भी आधार पर पैसे अपने निकाल लिए, ये सोचते हुए कि उनको डर है कि कहीं उनका पैसा फिर से डूब ना जाए, तो ऐसे तो वो फिर शॉर्ट टर्म में पैसे डाल के निकालते रहेंगे, अगली गिरावट में फिर सोचेंगे कि अरे अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर से पैसे निकाल लो। तो स्ट्रैटेजी सही होनी क्या चाहिए? स्वाति जी, आपका बिल्कुल ठीक चीज पकड़ी है आपने कि यहाँ पे इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म गेम है उससे नहीं समझ पा रहा, बट कहीं ना कहीं हमें समझना पड़े ना। तो इसमें इन्वेस्टर को भी एक मिस्टेक ये हो गई कि उसने लास्ट 10 ईयर में जो हुआ है उसको सुप्रीम मान लिया है। लास्ट 10 ईयर को अगर हम देखेंगे ना, एक डेकेड को, हमें कभी भी 25% से ऊपर का करेक्शन मिला ही नहीं। जिनको पुराना एक्सपीरियंस था 2008 का या उससे पहले के करेक्शन का, उन्होंने तो कहीं ना कहीं परचेस किया भी है यहाँ पे, बट जिनको एक्सपीरियंस नहीं था ना, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे फंसे। स्ट्रैटेजी सही होनी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आज के दिन हम लोग बहुत गोल प्लानिंग पे फोकस करते हैं कि गोल बनाइए, गोल बनाएंगे तो हम अपने गोल तक पहुंच पाएंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। बट गोल तो एकदम गोल हो चुका था फेब और मार्च में, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, और हमें इसको मानना ही पड़ेगा। इसको अगर हम बेटर करना चाहते हैं ना आने वाले समय में, गोल प्लानिंग से पहला भी स्टेप होता है जो कई बार मोस्ट नेग्लेक्टेड स्टेप होता है, जिसको हम कई बार छोड़ देते हैं। उसे हम कहते हैं सूटेबिलिटी टेस्ट, और देखना कि एक्चुअली रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है। तो अब आज से इन्वेस्टर को क्या देखना पड़ेगा, पहले वो सूटेबिलिटी टेस्ट करे अपना, और जो उसके सूटेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग गोल बनाएगा। तो जो इस समय जो शायद फेब और मार्च में काफी लोगों ने रिडम्पशन किया, या जो पिछले 6 महीने से रेगुलरली रिडम्पशन कर रहे हैं, वो इमोशन कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगा। और जब सूटेबिलिटी डिसाइड करे और रिस्क प्रोफाइलिंग डिसाइड करे ना, रिटर्न्स को देख के कभी नहीं डिसाइड करना। एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा ही मजेदार है। होता क्या है, हम कहते हैं इन्वेस्टर से, कहीं ना कहीं हमारा भी इसमें कई रोल आता है, हम कहते हैं कि अगर आप एग्रेसिव हो तो आपको 15% रिटर्न मिलेंगे, अगर आप मॉडरेट हो आपको 12% के रिटर्न आप टारगेट कर सकते हो, और अगर आप डिफेंसिव हो आपको 8% के रिटर्न टारगेट करने चाहिए। तो जो डिफेंसिव इन्वेस्टर होता है वो भी बोलता है कि नहीं यार, मुझे तो एग्रेसिव बनाओ, मुझे ज्यादा रिटर्न्स चाहिए। सूटेबिलिटी डिसाइड करते वक्त ना रिटर्न्स को एक बार हमें साइड में रखना चाहिए, फोकस रखना चाहिए रिस्क पे। अगर मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, मतलब मैं 25 से 30% का करेक्शन लेने के लिए अपने पोर्टफोलियो में रेडी हूं, अगर इस माइंडसेट से कितना हमें डैमेज भी हमें लेना पड़ सकता है, ताकि हमें जब एक्चुअली वो डैमेज हो हमें शॉक नहीं लगे और उस समय मार्केट में भाग लेने के लिए रेडी हो, इंस्टेड ऑफ कि हम मार्केट से भागे। आप सोचिए, फेब और मार्च में सब मार्केट से भाग रहे थे, अब जब मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है तो काफी लोग मार्केट में और सारे मोड से आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही चलता रहना तो ये साइकिल चलती रहेगी और कभी भी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी सूटेबिलिटी डिफाइन करनी है। जो आपकी सूटेबिलिटी हो अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाइए, अनरीजनेबल प्लान मत बनाइए। और फिर जब आपने एक बार प्लान बना लिया ना, तो उस प्लान पे टिके रहिए। फिर आपको ऐसा दर्द होना चाहिए, अगर आपने रिटायरमेंट के पैसे को रिडीम किया है तो आपको ये दुख होना चाहिए कि मेरा रिटायरमेंट का पैसा निकल गया। अगर मैंने बेटी की शादी का पैसा रिडीम किया है जो 10 साल बाद है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने शादी का पैसा रिडीम किया है। तो जैसे ही आप गोल को मैप करेंगे सूटेबिलिटी एडजस्ट करने के बाद, फिर आप अपने लक्ष्य पे बने रहेंगे और अननेसेसरी जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आती है उससे हमें ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा।
इसके दूसरे पहलू में अनंत, कई ऐसे निवेशक भी होंगे जो कि ऑलरेडी काफी नुकसान झेल रहे होंगे। अगर हम मार्च से पहले के किसी के फंड की बात करें तो उनको अच्छा खासा कुछ रिटर्न शायद ना मिल रहा हो और वो सोच रहे हो कि ठीक है चलिए, हमारा क्योंकि लंबी अवधि का गोल है इसलिए हमें बने रहना चाहिए अपने फंड में। लेकिन मार्च आया, पैंडेमिक आया और उसके बाद मार्केट गिरा और भी ज्यादा नीचे रिटर्न चला गया। तो अब ऐसे सिनारियो में क्या किया जाना चाहिए? कहने का मतलब ये है कि किसी फंड से निकलने का सही पैमाना क्या हो? देखिए, अगर हम किसी इक्विटी फंड को यूज कर रहे हैं हमें किसी गोल से, तो मैं ये नहीं कहता कि आपको हर साल अपने फंड को चेक नहीं करना है। आपको अपनी फंड की परफॉर्मेंस रेगुलरली चेक करनी है और आपको कभी ये भी नहीं चाहिए कि हमें नंबर वन फंड ही चाहिए। मुझे नंबर वन फंड चाहिए ही नहीं कभी अपने पोर्टफोलियो में। मुझे हमेशा कंसिस्टेंट फंड चाहिए जो कंस्टेंटली मुझे मेरे गोल तक पहुंचा दे। और अगर आपका फंड एक्चुअली में परफॉर्म नहीं कर रहा है एक लंबे समय तक, आपको वहां पे चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, प्रोवाइड वहां पे कुछ स्टाइल का डिफरेंस हो या आपके माइंडसेट का डिफरेंस हो। जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने वैल्यू फंड में इन्वेस्ट किया। वैल्यू फंड बाय नेचर ऐसा होता है कि वो 3 4 5 साल का कई बार अंडर परफॉर्मेंस आ जाता है, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन आउट परफॉर्मेंस आता है। बहुत सारे वैल्यू फंड के ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने 2008 से 11 12 13 तक में परफॉर्म नहीं किया था, बट 2014 से 15 में ऐसा परफॉर्म किया कि 5 से 6 साल के रिटर्न आ गए। तो ये आपको अपनी सुटेबिलिटी अकाउंट डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आप इस टाइप के फंड को लेना चाहते हैं। और अगर आपका गोल अगले 3 साल में आ गया है, इक्विटी में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपको मार्केट को देखना ही नहीं चाहिए और आपको मार्केट से निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपका नेक्स्ट 3 साल में गोल है, आपको ये मेक श्योर करना है कि वहां पे उस पैसे में आपको कोई वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए। अगर कोई वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए तो वहां पे हमें इक्विटी से निकल के डेट में स्विच हो जाना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट की मार्केट क्या ऊपर बढ़ा हुआ है या नीचे बढ़ा हुआ है। हो सकता है हम 1 2 3 5 महीने तक का टाइमिंग करने की कोशिश करें वहां पे, बट उससे ज्यादा आपको इक्विटी में नहीं बने रहना चाहिए। आपके गोल के बेसिस पे आपको अपना इक्विटी में रिडम्पशन या परचेस को डिफाइन करते हुए आपको अपना गोल बनाना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो कुछ ऐसे तरीके हैं जब सब कुछ हो जाए और आपका जो फंड है परफॉर्म ना कर रहा हो, तब जाकर आप उसमें से निकल सकते हैं। यहाँ सबसे बेस्ट है, लक्ष्य के करीब है तो इक्विटी से डेट में शिफ्ट होने का ये बेटर टाइम होता है जो आप किसी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, एक नया निवेशक, मौजूदा निवेशक की तो हमने बात कर ली अनंत कि डेफिनेटली कईयों ने रिडीम कर लिया, कईयों ने मुनाफा वसूली की, लेकिन कई लोग बने रहे। अब नया निवेशक ये सोच रहा है चलिए एक मार्केट साइकिल तो निकल गया, शायद इतना जल्दी पैंडेमिक तो नहीं आता, मतलब भगवान करे ना हो ऐसा आए फिर से, तो शायद बाजार में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव न देखने को मिले। तो नया निवेशक अगर इस सोच के साथ बाजार में म्यूचुअल फंड के थ्रू एंट्री करता है तो वो क्या सही एक टेक्निक अपनाएगा? देखिए, अगर हम ये समझे कि कोई सा भी साल मेरे पास ऐसा आने वाला है जिसमें मुझे करेक्शन नहीं मिलेगा, तो ये माइंडसेट ही गलत है। हो सकता है किसी साल हमें 10% का करेक्शन मिले, हो सकता है किसी साल बहुत ज्यादा शार्प करेक्शन मिले, बट इक्विटी मार्केट में तो हर साल ही करेक्शन आएगा ही सही, और ये हमें मानना भी पड़ेगा। इसी के साथ साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर ये होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं 12% के हिसाब से। मतलब ये नॉर्मल माइंडसेट है कि 12% मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, इसलिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। मजे की बात यह है कि पिछले कितने भी साल आप उठा के देख लीजिए, किसी भी साल में हमें 12% का रिटर्न मिलता ही नहीं है। या तो हमें किसी साल में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलते हैं या फिर किसी साल में बहुत कम रिटर्न्स मिलते हैं। वो एवरेज कहीं ना कहीं 12% बैठता है, ये हमें समझना पड़ेगा। और इक्विटी में अगर हम आ रहे हैं ना, तो हमें इक्विटी पे, इंडिया की इकोनॉमी पे, इंडिया के फ्यूचर पे फेथ तो रखना ही पड़ेगा। अगर आपको इंडिया के फ्यूचर पे फेथ नहीं है ना, तो आपको इक्विटी में आना ही नहीं चाहिए। और वॉलेटिलिटी के साथ अगर आप दोस्ती नहीं कर सकते तो आपको इक्विटी से बचना चाहिए। पर हाँ, अगर आप इंडिया की सक्सेस का, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का और इंडिया की वेल्थ क्रिएशन का पार्ट बनना चाहते हैं, तो इक्विटी मार्केट से बेहतरीन कोई सा भी प्रोडक्ट नहीं होगा। उसमें भी इक्विटी म्यूचुअल फंड नए इन्वेस्टर्स के लिए काफी एक कंपैरेटिवली सेफ प्रोडक्ट होता है और इसमें एक बड़ी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। बट आपको फेथ, विश्वास, हिम्मत तो रखनी होगी। और हिम्मत ऐसा नहीं कि जब निफ्टी 13,000, 14,000, 15,000 तक पहुंच जाए उस समय आप हिम्मत रखें। उस समय तो सबके पास हिम्मत होती है। हिम्मत आपको रखनी पड़ेगी जब मार्केट में 7,500 आ रखा हो, 8,000 आ रखा हो, जब हमें डेली सुबह उठे तो देखने को मिले कि मेरा पोर्टफोलियो 3%, 5% गिर गया। उस समय हिम्मत रख सकते हैं। तो आपके लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, तो इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद ये समझना भी जरूरी है, म्यूचुअल फंड की तो बात की, लेकिन जो लोग शेयर बाजार की ऑल टाइम हाई के वक्त एंट्री करना चाहते हैं, तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है? बने रहिए हमारे साथ।
तो आज हम बात करें कि बाजार ने जिस तरीके की चाल चली उसके मुताबिक एक निवेशक अपने निवेश पैटर्न को कैसे बदल सकता है या कैसे उसको अपने लक्ष्य पर रहना चाहिए। हमारे साथ अनंत लड्ढा है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, उनसे हम बातचीत करें। अनंत, शेयर बाजार एट ऑल टाइम हाई, नवंबर में हमने इतने अच्छे पीक्स देखे हैं शेयर बाजार के, तो अब निवेशक हमसे पूछते हैं कि क्या शेयर मार्केट में एंट्री करें, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आपके पास अभी ऑलरेडी अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है ना, तब तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में जुड़े हुए ही है। और रही बात एंट्री की, अगर आप अपना प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं ना, तो चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी शेयर में ट्रेडिंग करना हो या डायरेक्ट इक्विटी शेयर में इन्वेस्टिंग करना हो या फिर वो आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना, दोनों के लिए हर टाइम बेस्ट टाइम है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस समय आप अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं, वो टाइम आपके लिए बेस्ट होने वाला है। पर हाँ, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी शेयर में जा रहे हैं ना, तो एक चीज को ध्यान रखिएगा, आपको इन्वेस्टिंग के पोर्टफोलियो में ट्रेडिंग नहीं करनी और ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो में इन्वेस्टिंग नहीं करनी। इसका मतलब क्या होता है, काफी इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो म्यूचुअल फंड भी मैनेज करते हैं, म्यूचुअल फंड भी अपने पास रखते हैं और कुछ डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स भी रखते हैं। म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि उनको लग रहा है कि मार्केट में 500 पॉइंट 1000 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है, वो म्यूचुअल फंड में भी ट्रेडिंग के जैसे रख लेते हैं और सोचते हैं कि अभी मैं रिडीम कर लेता हूं, जब एक बार वापस से मार्केट टूटेगा तो मैं एंट्री कर लूंगा। हमें ये नहीं करना। आपके इन्वेस्टिंग वाले पोर्टफोलियो में आपको ट्रेडिंग नहीं करना, ये आपको पहले ही दिन दिमाग में रखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो आपका ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो है, वहां पे आपको इन्वेस्टिंग भी नहीं करनी, ये भी मेक श्योर करिएगा। होता क्या है, सपोज मैंने 10 शेयर बाय करे, 8 ने परफॉर्म कर दिया, जो 2 परफॉर्म नहीं करते ना, उसको हम ये बोलते हैं कि आनंद जी देखिए, ये जो मेरा 2 शेयर है ना, इसको मैं इन्वेस्टिंग के लिए रख लिया हूं अगले 10 सालों के लिए। ये मत करिएगा। आपको पहले डिसाइड करना है कि आपने किस टाइम होराइजन के लिए अपना शेयर परचेज करा है, फिर वहां पे स्टॉप लॉस लेना भी सीखना पड़ेगा। तो ये मार्केट में एंट्री करने का कोई भी सही या बुरा समय नहीं होता, प्रोवाइडेड आप अपने रूल्स को फॉलो कर सके, अपने गोल्स को फॉलो कर सके। उसके बाद अगर आप इन्वेस्टिंग को अलग और अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म जो आप इन्वेस्ट करते हैं उनको अलग रखें, तो आप अच्छी वेल्थ क्रिएट हर समय कर पाएंगे। और हाँ, अपने गोल तक पहुंचने के लिए क्या कोई समय सही या गलत होता है, इसका जवाब तो आई थिंक सभी जानेंगे कि हर समय ही अच्छा है, जब भी हम अपने गोल तक एक गोल बना ले और उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर दे। ये हमें समझना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। अब हमने ये भी देखा अनंत, इस पूरे जर्नी में बाजार की, जो कि मार्च से लगभग शुरू हुई और अब हम दिसंबर महीने में हैं, कई स्पेसिफिक जो सेक्टर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। ऑफ कोर्स जो कुछ सेक्टर्स होते हैं वो न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट के हिसाब से भी चलते हैं, उस हिसाब से कई जो निवेशक है उन्होंने सेक्टोरल फंड्स या थीम बेस्ड फंड्स, ऐसे कुछ काफ़ी फंड्स में निवेश भी किया। तो किसी ऐसे पर्टिकुलर फंड में निवेश करने का सही समय क्या वही हो कि जब आपको लगे कि हाँ अभी माहौल बन रहा है, माहौल काफ़ी गर्म है इसलिए निवेश किया जाए, या फिर आप किसी के पोर्टफोलियो में ऐसे जो स्टॉक है जैसे सेक्टोरल है या फिर थीमेटिक फंड्स हैं, ये करने ही चाहिए कुछ परसेंटेज तक? देखिए, ये बिल्कुल पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। और इंपॉर्टेंट बात ये है, कभी भी हम टेक्निकल कॉल लें ना, वो कॉल जब परफॉर्म कर चुका हो उसके बाद वो कॉल नहीं लेनी चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल दें, आज अब सब फार्मा के पीछे बहुत ज्यादा रन अवे कि जैसे पीछे भाग रहे कि हम फार्मा के पीछे जाए, अब ये समय फार्मा के लिए नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। और टेक्निकल कॉल हमेशा हमें समझना पड़ेगा कि नॉर्मल जो भी हमारे फंड्स होते हैं उनसे ज्यादा रिस्क भी होगा। अगर हमें ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं तो वहां पे हमारे पास ज्यादा रिस्क भी है। कभी भी चाहे कोई कितना ही रिटेल इन्वेस्टर या कोई कितना ही एचएनआई इन्वेस्टर क्यों ना हो, हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हमारे पास टेक्निकल कॉल अगर हम यूज भी करें, 5% मैक्सिमम 10% की अपने टोटल पोर्टफोलियो की कैपिंग लगानी पड़ेगी। और वहां पे आपको कहीं ना कहीं टाइमिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स हो गया, नॉर्मल म्यूचुअल फंड एसआईपी हो गई, वहां पे अगर आप टाइमिंग नहीं भी करेंगे ना और अपने लक्ष्य से और अपने गोल से बने रहेंगे तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे। बट टेक्निकल फंड्स में और टेक्निकल कॉल्स में आपको टाइमिंग का भी ध्यान रखना होगा। और अगर आप इस रिस्क को और टाइमिंग को कर सकते हैं, आप और आपका डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर, तभी हमें टेक्निकल कॉल की तरफ जाना चाहिए या फिर ऐसे कुछ थीमेटिक फंड लेने चाहिए। वरना इन जनरल इन्वेस्टर को, अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा है, कोई पहली बार निवेश स्टार्ट कर रहा है, उन्हें इस सारे फंड्स को तो स्ट्रिक्टली मना कर देना चाहिए, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट काफी ज्यादा रिस्की कहीं ना कहीं रहते हैं। इस चीज को हमें समझना जरूरी है। और आने वाले टाइम में, मतलब जब हम अब नए साल में अब जाने वाले हैं, तो वहां पर अब अगर 2020 को एक पैमाना मानकर 2021 में एंट्री करके अब हम निवेश पैटर्न अगर अपना डिसाइड करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली काफी चीजें चेंज हुई हैं।
आपको लगता है निवेश का पैटर्न भी 2021 में चेंज होगा, लोगों के सोचने का तरीका या कैसे उन्हें अपने निवेश को हैंडल करना है, उससे सबक लेते हुए 2020 से सबक लेते हुए लोग 2021 ऑनवर्ड्स अपने निवेश को आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल स्वाति जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्वेस्टर काफी मेच्योर्ड होते जा रहा है और काफी ज्यादा सेंसिबली और काफी सारे इमोशंस को मैनेज करके अपने डिसीजन लेना स्टार्ट कर रहे हैं। पर इसमें एक क्वेश्चन साइन है जो मैं 2021 में चाहूंगा कि आप 2020 से लेना, वो ये, जब फेब और मार्च में करेक्शन आया था ना, उस समय क्या हुआ था, एसआईपीस 3 साल 4 साल की भी नेगेटिव हो गई थी। काफी सारे इन्वेस्टर्स ने वहां पे अपने एसआईपीस को रोका और कहा कि यार हम तो डायरेक्ट इक्विटी शेयर हम खुद ही मैनेज कर लेंगे, और वहां पे उन्होंने डायरेक्ट इक्विटी शेयर में आए। अप्रैल से नवंबर हम सभी को पता है क्या ब्यूटीफुल रैली रही है मार्केट के लिए, और इस रैली में उन्होंने अच्छा डायरेक्ट शेयर ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा लिया या डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करके भी पैसा कमा लिया। अब वो ये समझने लग गए काफी इन्वेस्टर्स कि मेरा पैसा तो मैं ही मैनेज करूंगा। देखिए लॉजिक क्या बोलता है, अगर आपका पैसा है आप खुद भी मैनेज करें तो आपको एक प्रोफेशनल हमेशा चाहिएगा, ये लॉजिक बोलता है। इन्वेस्टर क्या और हमारा इमोशन बोलता है कि मेरा पैसा मैं ही मैनेज करूंगा। इस गलती में मत आइएगा। मेक श्योर कीजिएगा कि जो आपने पिछले 6 महीने में 8 महीने में ट्रेडिंग में पैसा कमाया है, काफी लोगों ने हो सकता है यहाँ पे 30%, 40%, 50% भी कमा लिया हुआ इस रैली में, वो इस रैली को एक्स्ट्रापोलेट मत कर लीजिएगा 2021 में कि जैसे मैंने 2020 में मेरा इतना बेहतरीन पैसा कमाया अप्रैल से नवंबर, वही चीज को मैं फॉलो करते हुए 2021 में कमा लूंगा। ये चीज हमें समझना जरूरी है। हमें रीजनेबल रिटर्न्स अपने दिमाग में रखना जरूरी है और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की वैल्यू समझना जरूरी है। लॉन्ग टर्म जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं ना, आज के दिन काफी सारे डीमैट अकाउंट्स भी खुल रहे हैं, काफी सारे ट्रेडिंग की तरफ भी जा रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि वो गलत है, वो बिल्कुल सही है, आप कर सकते हैं अगर आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं तो। पर उसी के अगेंस्ट में अपने म्यूचुअल फंड और अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को खराब मत करिएगा। बस यही टेक है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, और इमोशनल मिस्टेक्स ना करें जितना 2020 में इन्वेस्टर्स ने और आपने और हमने सभी ने जितना सीखा है। आई डाउट कोई ऐसा ईयर होगा जिसने हमें इतनी सारी चीजें एक साथ सिखाई होगी। तो यहां से काफी मेच्योरिटी इन्वेस्टर्स में ऑब्वियसली आ चुकी है और आने समय में आने भी वाली है, बिकॉज उन्होंने ऑलमोस्ट एक कंप्लीट साइकिल में होता है वो एक ही साल में देख लिया है। तो ये तो ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले काफी सालों के लिए। एब्सोल्युटली अनंत, शो के एंड में हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि अब एक आइडियल पोर्टफोलियो मिक्स जो है, अगर आपसे समझे, हर किसी के लिए डेफिनेटली एक अलग ही होगा, पर अगर थोड़ा बहुत हम अप्रॉक्सीमेटली समझना चाहे तो वो कैसा होना चाहिए, अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने जिक्र किया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो? देखिए आइडियल पोर्टफोलियो के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। सबसे पहला तो होता है आपको डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान रखना है। किसी साल आपको इक्विटी ने अच्छा रिटर्न दे दिया तो हमें इक्विटी में ओवर डाइवर्सिफाई या ओवर वेटेज नहीं करना है। हमें मेक श्योर करना है कि हमारा चाहे वो इक्विटी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे डेट हो, डेट को हम कई बार नेग्लेक्ट कर जाते हैं बिकॉज हमें लगता है कि यहाँ पे हमें क्या ही रिटर्न मिलेगा, 6, 7, 8% का रिटर्न मिलेगा, इसके लिए हम कई बार डेट को नेग्लेक्ट कर जाते हैं। बट आपके पोर्टफोलियो को सेफ्टी और स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं वो डेट देने वाला है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और डेट ऐसा नहीं है कि किसी एग्रेसिव इन्वेस्टर को जरूरत है या फिर डिफेंसिव को जरूरत है, ऑलमोस्ट हर कैटर के इन्वेस्टर को डेट जरूरत आने वाला है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। डिपेंड करेगा कि आपकी क्या रिस्क प्रोफाइलिंग और आपकी क्या गोल्स है, आपकी क्या एज है। कभी भी ना 100 माइनस एज वाला रूल मुझे पर्सनली पसंद कम आता है, बिकॉज कुछ यंग लोगों के भी कुछ इमीडिएट गोल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें डिफेंसिव इन्वेस्टर मान लिया जाएगा। तो 100 माइनस एज जो हम यूजुअली कहते हैं कि आपका 100 माइनस एज आप इतना इक्विटी में रह सकते हैं, वो मुझे पर्सनली कंसेप्ट थोड़ा कम समझ आता है। बट हाँ, आपको अपने गोल्स के अकॉर्डिंग डेट और इक्विटी में प्लान करना चाहिए। और एनी पॉइंट ऑफ टाइम कहीं ना कहीं, चाहे एग्रेसिव इन्वेस्टर क्यों ना हो, 20% के आसपास डेट होना हमारे पोर्टफोलियो को कुशनिंग देता है, हमारे पोर्टफोलियो को एक स्ट्रेंथ देता है और एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी देता है। तो रफली 20% के आसपास का डेट और 5% के आसपास का गोल्ड तो मिनिमम हमें रखना ही चाहिए। बाकी डिपेंड करेगा आपके अपने गोल के हिसाब से, आपके अपने टाइम होराइजन के हिसाब से और आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से। एब्सोल्युटली। तो काफी ऐसे पॉइंट्स हैं 2020 से लेकर जब हम 2021 में जाएंगे तो वो कई निवेशकों के काम आएंगे। और ये सब बहुत अच्छे से बताने के लिए बहुत शुक्रिया आनंद, आप हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल हुए। तो थैंक यू सो मच फॉर तो इसी के साथ आज के इस शो में बस इतना ही, और मनी गुरु में आज इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।